राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो मैं देवेंद्र कुमार रैंकर्स फिजिक्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। तो रैंकर्स फिजिक्स की तरफ से आप लोगों को जो है वैज्ञानिकों के जीवनियों पर आधारित एक लंबी सीरीज दी जा रही है, जिसमें कि हमारा पहला पार्ट आ चुका है। पहला पार्ट हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म रैंकर्स फिजिक्स पर डाल दिया गया है। आज उसी सीरीज का दूसरा पार्ट हम लोग लेकर के आए हैं। दूसरा पार्ट हम लोग लेकर के आने का मेन मकसद ये था कि उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी, है ना। कुछ चीज़ें हमने नहीं बताई थी जो कि बच्चों को जानना चाहिए, जो कि आजकल के बच्चे जो होते हैं जीवनी को पढ़ते कहाँ हैं, लेकिन जीवनियों को पढ़ना चाहिए। जीवनियों को पढ़ने से जो है हम लोगों को मानसिक सुदृढ़ता प्रदान होती है, इस वजह से जीवनी पढ़नी चाहिए। बाकी की बातें मैं अंत में करूँगा, लेकिन फिर भी तो चलिए, मैं देवेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं रैंकर्स फिजिक्स की इस सीरीज में। और जहां तक आप लोगों को पता है कि हम लोग का एक पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो यही होता है कि भाई साहब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि रैंकर्स फिजिक्स के परिवार का हिस्सा बनना आपके लिए जरूरी इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि बहुत जल्द रैंकर्स फिजिक्स के इसी प्लेटफॉर्म पे क्लास 11th और 12th की फिजिक्स का भी सीरीज आने वाला है। तो मैं आप लोगों को देवेंद्र कुमार क्लास 11th और 12th की फिजिक्स को भी पढ़ाऊंगा। जो हमारे जेईई और नीट के एस्पिरेंट बच्चे हैं, जो 11th 12th के बच्चे हैं, उनको मैं ये सारी फिजिक्स में पढ़ाऊंगा। तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाता हूँ। और इस सीरीज में मैंने बात कर ली थी, सीवी रमन साहब की बात की थी अपने पहले पार्ट में। सीवी रमन साहब की पहले पार्ट में हमने बात की थी कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, है ना, उनको नोबेल प्राइज कब मिला, है ना। तो उसी को आज आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ी सी बात और उसमें जोड़ूंगा। बात ऐसी है कि जब हमारे सीवी रमन साहब का जो जन्म हुआ, है ना, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु का एक एरिया था जहां पे उनका जन्म हुआ, है ना। आप लोगों को भी पता है कि उनका जन्म 7 नवंबर 1888 को हुआ था। आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी, है ना, कि उनका जन्म कल मैंने, अगर आपको लोगों को नहीं पता है तो हमारा फर्स्ट पार्ट जा करके देख लीजिए, यूट्यूब पे है, आप जा करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो 7 नवंबर 1888 को एक ब्राह्मण परिवार में तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में उनका जन्म होता है, जिनके पिताजी का नाम भी चंद्रशेखर अय्यर था। ठीक है, ब्राह्मण परिवार था भाई साहब। उनके पिताजी भी जो थे वो एक भौतिकी के अध्यापक हुआ करते थे, तो उनकी भी रुचि भौतिकी में हो गई। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि रमन साहब का जो बचपन था, है ना, वो बचपन किस कदर बीता, आज मैं उनकी चर्चा करूंगा, उसकी चर्चा करूंगा। असल में बात यह है कि सीवी रमन साहब जो थे बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति कहने का तात्पर्य ये हुआ, मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप सोच सकते हो 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी सेकेंडरी शिक्षा पूरी कर ली, यानी क्लास 10th उन्होंने पास कर लिया। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने हायर सेकेंडरी पास कर ली। सोच सकते हो कितने विलक्षण प्रतिभा के वो धनी व्यक्ति हुए कि 13 वर्ष की उम्र में ही हायर सेकेंडरी पास कर लिया। आज 17-18 साल की उम्र में हायर सेकेंडरी पास होती है भाई साहब, लेकिन उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में पास कर लिया। 18 वर्ष की उम्र जाते जाते उन्होंने एमए की डिग्री कंप्लीट कर ली, यानी एमए उन्होंने कर लिया। सही सुना, एमए। बीए और एमए उन्होंने किया था प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से। बीए और एमए इसलिए कहा मैंने क्योंकि पहले के समय में जो था ग्रेजुएशन और जो मास्टर्स की जो डिग्रियां हुआ करती थी वो सब एक जैसी हुआ करती थी, है ना। अगर आर्ट्स से भी कर रहे हो तो बीए, साइंस से भी कर रहे हो तो बीए, मैथ से भी कर रहे हो तो बीए। तो उनकी जो थी डिग्रियां 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर लिया। इसी दौरान उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना जोड़ दिया। सुनहरा पन्ना इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि प्रेसिडेंसी कॉलेज में एमए करते वक्त ही उन्होंने पहला रिसर्च पेपर जो था उन्होंने पब्लिश करा दिया एक इंटरनेशनल जर्नल में, जिसका नाम था फिलोसॉफिकल मैगजीन। फिलोसॉफिकल मैगजीन में उन्होंने अपना पहला रिसर्च पेपर पब्लिश किया। इसलिए भी मैंने कहा प्रेसिडेंसी कॉलेज के इतिहास का ये पहला दौर था। पहले विद्यार्थी बने सीवी रमन साहब, जिन्होंने कि एमए करते वक्त ही
है ना, एमए करते करते ही उन्होंने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया, वो भी इंटरनेशनल जर्नल में, सोच सकते हो आप, इंटरनेशनल जर्नल में उन्होंने पब्लिश कर दिया भाई साहब। उसके बाद वहां से वो निकले और उसके बाद उन्होंने 1907 में जो है 1907 में जाकर के उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया। उसके बाद इंडियन फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में उन्होंने फाइनेंशियल ऑफिसर का उन्होंने जॉब किया। 1917 तक उन्होंने जॉब किया वहां पे, ये कलकत्ता में था, कलकत्ता में कार्यरत थे वो, और वहीं पे उन्होंने अपना जो है जॉब किया 1917 तक। चूंकि वो एक वैज्ञानिक हुए तो वैज्ञानिक के तौर पे उनका मन उस काम में ना लगा, और उस काम में मन नहीं लगने की वजह से जो है 1917 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और अपने पद से इस्तीफा देने के बाद कोलकाता में ही उन्होंने राजा बाजार ऑफ साइंस कॉलेज में जो है, जो कि कोलकाता यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता था, है ना, वहां पे उन्होंने जो है अपना जो है फिर से वापस टीचिंग शुरू कर दिया उन्होंने, है ना। यानी कि राजा बाजार साइंस कॉलेज की बात मैं कर रहा हूं, जो कि कोलकाता यूनिवर्सिटी के अंदर आता था। और वहां पे उनके जो एचओडी थे, सीवी रमन साहब के जो एचओडी थे, वो आपके जो थे तारकनाथ पलित, याद रखिएगा उनके एचओडी थे तारकनाथ पलित, जो कि कोलकाता यूनिवर्सिटी के राजा बाजार साइंस कॉलेज के एचओडी थे, फिजिक्स के एचओडी थे। उनके अंडर में रह करके उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, वो पढ़ाए भी। वहीं पे उनकी मुलाकात जो होती है अपने, जब वो पढ़ा रहे थे तो उनकी मुलाकात के एस नारायणन से होती है, याद कीजिएगा, या फिर अगर याद ना हो तो आप पहले पार्ट में देख लीजिएगा, मैंने इनकी चर्चा की थी। क्यों? क्योंकि के एस नारायणन के साथ मिलकर के ही उन्होंने जो है कोलकाता में जो है रिसर्च किया था। रिसर्च जो था रमन इफेक्ट की खोज उन्होंने की थी वहां पे इनके साथ मिल करके। उसके बाद कोलकाता में ही इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में रह करके, है ना, उन्होंने रमन प्रभाव की खोज कंप्लीट की थी 1928 में, है ना। 28 फरवरी 1928 का दिन याद रखिएगा। 28 फरवरी 1928 का वो दिन था, वो सुनहरा दिन था जिस दिन रमन प्रभाव की खोज हुई, है ना। बाद में 28 फरवरी को ही जो है विश्व ये नहीं, विश्व नहीं कहेंगे उनको, उसको कहेंगे भारतीय विज्ञान दिवस के तौर पे मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है ये भी मैं बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको इसकी भी जानकारी मैं दूंगा। तो बात है कि 1917 के बाद जो है 1917 से जो है वो कोलकाता के ही राजा बाजार साइंस कॉलेज में जो है कोलकाता यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाला आपका जो तारकनाथ पलित प्रोफेसर थे, एचओडी थे, उनके अंडर रह करके उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और फिर उनकी मुलाकात होती है के एस नारायणन से, और के एस नारायणन के साथ मिल करके इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की 28 फरवरी 1928 को, जिसके बाद 1930 में उनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ये सारी चीजें आपको पता हो गई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो है उसके बाद उन्होंने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की जो खोज की, है ना, के एस नारायणन के साथ, है ना, ये आपको मैंने बताया ही था, है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, है ना। तो ये कब की बात है? ये बात हुई ये अच्छा, ये चीज मैं आपको और बता दूं कि ये इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1922 में ही हुई थी। रमन पब्लिश्ड मॉलिक्यूलर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो है उन्होंने बहुत सारी स्टडीज की, और उन्होंने अपने बहुत सारे जो है किस तरीके से लाइट बिहेव करता है, किस तरीके से लाइट स्कैटर्ड होता है, उसका वेवलेंथ क्या होता है, उसके बारे में उन्होंने रिसर्च किया। और फिर वहीं पर जो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में के एस नारायणन के साथ उन्होंने रमन प्रभाव की खोज कर दी। और बाद में वहीं पर उन्होंने बहुत सारे जो और भी चीज़ें थी, जैसे कि आपका जो था फिजिक्स में, है ना, आपका जो है इंस्ट्रूमेंटल फिजिक्स की भी खोज। इंस्ट्रूमेंटल फिजिक्स कहने का मतलब है कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें फिजिक्स का, यानी हार्मोनिक जो वेव्स होते हैं उसके बारे में भी उन्होंने बताया था भाई साहब, कि इंस्ट्रूमेंट का शेप कैसा होना चाहिए कि उससे एक हार्मोनिक वेव निकले। इसकी खोज रमन साहब ने ही की थी, याद रखिएगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट अगर होता है तो उसका एक शेप बनाया हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि इससे एक हार्मोनिक वेव निकले जिससे कि वो सुनने में थोड़ा अच्छा लगे। तो इसके बारे में भी उन्होंने बताया, है ना। उसी समय जो था इंडियन जर्नल जो था हमारा, उनको एक पेपर टाइटल दिया, है ना,
अ न्यू रेडिएशन, 1928 की बात है, मैं बता रहा हूँ 1928 की, जिस समय उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, उसी समय उन्होंने एक इंडियन जर्नल ने उनको एक अलग टाइटल दिया, न्यू रेडिएशन। 1928 की बात है ना। 1928 में उनको जो है न्यू रेडिएशन का टाइटल मिला। किनको? रमन साहब को मिला। बातें समझ में आ रही है यहाँ पे? ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें जीवनियों पे आधारित है। ये जानकारी होनी चाहिए सबको, बच्चों को होनी चाहिए, खास करके बच्चों को होनी चाहिए। बच्चों को ये सारी जानकारी नहीं होने के कारण जो है वो काफी जो होते हैं गलत रास्ते पे चल पाते हैं, क्योंकि उससे वो प्रेरणा नहीं ले पाते। जीवनी जब पढ़ते ही नहीं तो प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? जीवनी पढ़ेंगे तब तो प्रेरणा मिलेगी भाई साहब। और ये बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि आजकल के बच्चों को हम मानसिक रूप से सुदृढ़ बना ही नहीं रहे हैं। उनको मार्क्स के पीछे भगा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, रैंक लाओ जी, ये लाओ जी, वो लाओ। इतना ज़्यादा उनको डिप्रेस कर दे रहे हैं, वो भी डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं कि मार्क्स नहीं लाएंगे, रैंक नहीं लाएंगे तो घर से जाएंगे, कोचिंग से जाएंगे, सब तरफ से चले जाएंगे, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से पहले से ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं भाई साहब। और फिर इस तरह की जो घटनाएं होती है, पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इससे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इस चीज़ को ही दूर करने के लिए रैंकर्स फिजिक्स ने वैज्ञानिकों की जीवनियों पर आधारित सीरीज को चलाया है। बात समझ में आ रही? चलिए आगे बढ़ते हैं। उनकी लीडरशिप और लेगेसी भी बहुत जबरदस्त थी भाई साहब। उनके रिसर्च के बारे में मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा। उनको जो है 1928 में नया टाइटल भी दिया गया, न्यू रेडिएशन, है ना, जो कि एक इंडियन जर्नल था, है ना। इंडियन जर्नल में ही उनको जो है फिजिक्स का जो है उनको टाइटल दिया गया, अ न्यू रेडिएशन। ठीक है, इससे पहले बात मैंने कर ली, 1922 में ही जो है उन्होंने IACS में, है ना, उन्होंने जो है KS नारायणन के साथ रमन प्रभाव की खोज कर ली। ये सारी चीज़ें मैं बार बार दोहरा दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको याद रहे ये सारी चीज़ें। आइए अब उनके लीडरशिप और लेगेसी की बात करते हैं। लीडरशिप और लेगेसी जो थी, फिर से वापस जब थे 1929 में, है ना, 1929 और 1933 में वो वापस से बैंगलोर आ जाते हैं, और बैंगलोर आकर के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, यानी IISC की बात कर रहा हूँ, IISC में उन्होंने एज अ डिपार्टमेंट HOD, फिजिक्स डिपार्टमेंट के HOD बन करके उन्होंने वहाँ पे कार्यभार संभाला। कहाँ पे? IISC बैंगलोर, जो कि आज भी जो है पूरे देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का, जहाँ से आज भी JEE और नीट के पेपर सेट होते हैं, इवन गेट के पेपर भी सेट होते हैं वहाँ से। ठीक है, जितने भी बड़े एग्जाम्स होते हैं वहाँ से सिलेक्टेड होते हैं, वहाँ के साइंटिस्ट लोग जो है क्वेश्चंस को, वहाँ के प्रोफेसर लोग क्वेश्चन सेट करते हैं। तो उनके क्वेश्चंस आज भी IIT JEE एडवांस, नीट, है ना, इन सब में दिए जाते हैं। तो IISC में उन्होंने उसके बाद 1933 में ही आकर के उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स का कार्यभार संभाला, और वहीं पर उन्होंने अपने रिसर्च प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, और फ्यूचर साइंटिस्ट को उन्होंने मेंटोर किया। फ्यूचर साइंटिस्ट कौन? होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई। ये 2 महान वैज्ञानिकों के नाम याद रखिएगा, इनकी भी चर्चा मैं करूंगा। भले उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला, एक अलग मैटर है, क्योंकि यूरोपियन कंट्री और USA के हस्तक्षेप के कारण, है ना, क्योंकि हमारे देश को वो आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे, हमारे देश को सपेरों का देश बोला जाता था, और वहाँ पे ये लोग साइंटिस्ट उभर कर सामने आ रहे थे, है ना। और इनकी भी बात मैं करूँगा, होमी जहांगीर भाभा जिनको कर लीजिए, या होमी जहांगीर भाभा, जो भी है हम लोग कह सकते हैं, है ना, प्यार से हम लोग उनका नाम लेते हैं। और विक्रम साराभाई, इन दोनों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इन दोनों को भी उन्होंने मेंटोर किया। याद रखिएगा, ये दोनों रमन साहब यानी CV रमन की स्टूडेंट हुआ करते थे। ये चीज़ें बहुत लोगों को नहीं पता है ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊंगा, वीडियो के अंत में बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो उन्होंने क्या किया, 1933 से उन्होंने वहां पे काम किया। उसके बाद 1934 में उन्होंने अपना जो है एक अलग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसका नाम था IAS, है ना, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस। उसके बाद फिर इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, फिर 1948 में फिर उन्होंने अपना एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया, RRI,
रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में उन्होंने एज ए डायरेक्टर बहुत दिनों तक उन्होंने कार्यभार किया और अंत तक वहीं बने रहे। फिर बाद में जाकर के उन्होंने 1961 में फिर उन्होंने पॉन्टिफिकल एकेडमी ऑफ साइंस को ज्वाइन कर लिया। पॉन्टिफिकल एकेडमी ऑफ साइंस को ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे उसके बाद वो आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। फिर वापस 1961, फिर दौर आया 1970 का। 1970 का 88 वर्ष की उम्र में हमारे बीच से वो चले गए। खैर, तो ये बातें तो हमने कल भी की थी, है ना। याद रखिए 21 नवंबर का वो दिन था, 21 नवंबर 1970 का वो दिन था जिस दिन वो हमें छोड़ करके चले गए। लेकिन हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ उन्होंने बता कर चले गए, उन्होंने दे करके चले गए वो, है ना। उन्होंने दिया हमें, आगे आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ उन्होंने दिया जिससे कि सीखने की ज़रूरत है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, रैंकर्स फिजिक्स आपके साथ है, वो आपको सिखाएगा, है ना। तो उसके बाद 1961 के बाद फिर 1961 से वहीं पे वो फाइनली कार्यरत थे। उसके बाद फिर वो मैंने बता दिया 21 नवंबर 1970 का वो दौर आया जिस दिन वो चमकता सितारा कहीं गुमनाम अंधेरी दुनिया में गुम हो गए। लेकिन उससे पहले जाते जाते उनके भतीजे, याद रखिएगा, उनके भतीजे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिसके नाम पर जो है चंद्रशेखर लिमिट, है ना, चंद्रशेखर लिमिट की खोज उन्होंने की थी, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। याद कीजिएगा, इनकी भी जीवनी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, है ना। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर उनके खुद के भतीजे थे, खुद के सगे भतीजे थे वो। उन्हीं के कहने पर जो है भारतवर्ष में 28 फरवरी को जो है, चूंकि 28 फरवरी 1928 का वो दिन था जिस दिन रमन प्रभाव की खोज हुई थी, और इसी को सम्मान देने के लिए उनके भतीजे ने पूरे भारतवर्ष में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस का दिन बना दिया, और उस समय से विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाने लगा। तो ये उनको और भी बहुत सारे प्राइजेस मिले, जैसे फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी मिला 1924 में, है ना, रॉयल सोसाइटी के वो मेंबर भी बने। फिर मैसाचुसेट्स मेडल भी उनको दिया गया, है ना, जुलाई 1928 को। फिर उनको जो है नाइट बैचलर भी 1929 में दिया गया। फिर नोबेल प्राइज 1930 में दिया गया। फिर ह्यूजेस मेडल भी 1930 में दिया गया उनको, है ना। उसके बाद 1941 में फ्रैंकलिन मेडल से भी उन्हें नवाजा गया, इंस्टीट्यूट जो कि फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ यूएस, है ना, जहाँ वहाँ से भी उनको जो है फ्रैंकलिन मेडल से भी नवाजा गया। फिर भारत रत्न भी 1954 में उनको प्रदान किया गया, 1954 में उनको भारत रत्न भी मिला। उसके बाद लेनिन पीस ऑफ 1957 में सोवियत रूस द्वारा दिया गया। तो इतने सारे अवार्ड हमारे देश के एक वैज्ञानिक के पास हुआ करते थे। सोच लीजिए, है ना, वो किस विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे और किस मानसिक सुदृढ़ता के साथ वो अपने जीवन को उन्होंने जिया। वैज्ञानिक थे, पढ़ते, ऐसा थोड़ी था कि उनके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आई। सोचिए कि वो तो जॉब छोड़ करके पढ़ाई को आगे बढ़ाए, है ना। उनके जीवन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, है ना। अगर उनकी प्रॉब्लम्स की बात अगर करने लग जाए तो मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात मैं नहीं करूँगा, है ना, मैं सिर्फ उन सारी चीज़ों पे बात करूँगा जो बच्चों में पॉजिटिविटी भर दे। तो वैज्ञानिक की जीवनियों को पढ़ना चाहिए। वैज्ञानिक की जीवनियों को पढ़ने से उनको आदर्श, उनसे सीख मिलती है कि जीवन को कैसे जिया जाए। क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं, आजकल के बच्चे मानसिक रूप से बहुत ही कमज़ोर होते हैं, उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि बचपन से उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ सिखाई जाती है, मार्क्स लेकर के आओ, कोचिंग जाओ, मार्क्स लेकर के आओ, घर पे आओ, मार्क्स लेकर के आओ। क्यों? क्योंकि मार्क्स आएगा तभी मार्केट वैल्यू बनेगा कोचिंग का, मार्क्स आएगा सोसाइटी वैल्यू बनेगी, इस वजह से। ठीक है भाई साहब, वो भी कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें मानसिक रूप से सुदृढ़ता भी प्रदान कीजिए। और वो सुदृढ़ता कैसे आएगी? इन्हीं वैज्ञानिकों की जीवनियों को पढ़ करके आएगी। तो रैंकर्स फिजिक्स की टीम, पूरी टीम इसी क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, और हमारा ये लक्ष्य है कि हम विश्व के प्रत्येक वैज्ञानिकों को, जो कि
अभी तक जितने भी वैज्ञानिक हुए उन सब की जीवनियों के बारे में मैं बताऊं, उन सब की जीवनियों को मैं बच्चों को सुना सकूं, है ना। इसके लिए आपका सहयोग हमें चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपने सुझाव रख सकते हैं हमारे साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इंतजार कीजिए बैचेज स्टार्ट होने के, क्योंकि यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैचेज आने वाले हैं, तो आप लोग इंतजार करो। बहुत जल्द मैं देवेंद्र कुमार आपके लिए 11th और 12th की फिजिक्स को भी लेकर के आने वाला हूं, और वैज्ञानिकों की जीवनी की जो सीरीज है वो तो लगातार चलती रहेगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।